क्या आप लोगों ने उस पर लिखा है? नहीं, तो कोई बात नहीं, वो मुझे लिखाना था शायद। ऐसा करते हैं कि आज फिर एक निबंध पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे और आगे चलेंगे। तो आप लोगों ने सामान्य, हमारा जो समाज होता है वो अनुभवों का, चिंतनों का एक पाठशाला होता है, जहां से हम प्रत्येक चीज कैरी करते हैं, अच्छा बुरा दोनों। और सामाजिक जीवन के बोल चाल में, सामान्य भाषा में, मुहावरों में जीवन के बहुत सारी सच्चाई कह दी जाती है, जो सुनने में तो हंसी मजाक जैसा लगते रहते हैं, लेकिन वो जीवन के सत्य होते हैं, अनुभव होते हैं, जिसमें जीवन की गहराई निहित होती है, जिसमें व्यक्ति के सभी विन्यासों का जो तार्किक आधार होता है वो छुपा होता है। इसीलिए हमारे जो मुहावरे होते हैं, उक्तियां होते हैं, वो मीनिंगलेस नहीं होते, वो एक तरह से जीवन दर्शन, जिसमें जीवन के मूल सिद्धांत छुपी होती है, जीवन के मूल रहस्य छिपे होते हैं, और उन्हीं मूल्य रहस्यों को जानने के लिए हमारे जीवन में इन मुहावरे की अहम भूमिका। पहले लोग अपने आसपास की घटनाक्रमों से सभी गुण और दोषों को अर्जित किया करते थे, आज भी वही हो रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप को जानने और समझने का समय बहुत कम है, इसलिए हम समाज से जुड़े हुए इन लोकोक्ति, मुहावरों, तथ्यों को हम सहेज नहीं पाते। इसीलिए आज निबंध माला के अंतर्गत हमने आपके लिए उन सारे मुहावरों पर आधारित निबंधों को में से एक को लाया है, जो जीवन की बहुत सारी सच्चाई को उजागर करती है और साथ ही साथ हमें संदेश देता है कि हमें कार्य विन्यासों को व्यवस्थित करने के लिए किस तरह से अपने आप को व्यवस्थित करना हो। हमारे जीवन में प्रत्येक चीज मूल्यवान होते हैं और इस सृष्टि में प्रत्येक चीज निर्वाण मूल्यवान है। ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो अपना महत्व नहीं रखता, और प्रत्येक कार्यों को अपने ही तरीके से किए जाते हैं। प्रत्येक कार्यों का एक अपना विन्यास होता है, प्रत्येक कार्यों का अपना एक तरीका होता है, जिस प्रक्रिया से गुजरे बगैर वो कार्य महत्वपूर्ण नहीं होता। चलें उसी संदर्भ में हमारे यहाँ एक कहावत होती है, मुहावरा है, जो सामान्य लोग हमेशा बोलचाल में बोलते हैं कि भल मानस का युग नहीं है। भल मानस का युग नहीं है, अच्छे लोगों की दुनिया नहीं है, कहे जाते हैं। तो इसी का एक मुहावरा है, जिसमें यह है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलती। सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है, ये एक सामान्य मुहावरा है, लेकिन इसमें बहुत सारे रहस्य दर्शन छुपे हुए हैं, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले चलें निबंध माला के अंतर्गत। निबंध माला में हम लोग मुहावरे पर आधारित निबंध देख रहे हैं।
कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलती। जैसा कि मैंने आप लोगों को विगत कक्षा में मुहावरे पर आधारित निबंध को कैसे लिखा जाता है ये समझाया है, और उसमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है इस पर भी चर्चा करी है। उसी कड़ी में सबसे पहले हम लोग चलें तो मुहावरे में पर आधारित निबंध का सबसे पहले हमें अर्थ विन्यास को समझना। एक दूसरा अर्थ विन्यास सामान्य व्यवहार, फिर भूमिका प्रारूप, व्याख्या संरचना, लोक के जीवन में महत्व, वर्तमान आवश्यकता या प्रासंगिकता, सिग्निफिकेंस और प्रोवर्ब, ये हमें इन सारे बिंदुओं के आलोक में हमें इसे समझें। हम लोगों ने फॉर्मेट तैयार कर ली, ये हमारा चैनल फॉर्मेट हुआ। जिस पर हमें ना है ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ भाव समझ लें। इसके अर्थ भाव में इसका पहला अर्थ है अपने कार्य के लिए सही नीति का प्रयोग। इसका ये मेरा अर्थ है।
मतलब अपने कार्यों के लिए सही नीतियों का प्रयोग, द राइट पॉलिसी यूज फॉर वर्क। अपने कार्यों को आप कैसे करते हैं इसके लिए सही नीतियों का प्रयोग, चाहे वो नीतियां जो भी हो वो हम बाद में चर्चा करेंगे। चलें, ये अर्थ किनका है? दुर्गेश कुमार का। अब यहां पर जनरल जो लोग समझते हैं हम उसमें उसका अर्थ लेते हैं। तो उसका अर्थ है कि कार्य निष्पादन के लिए उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। उंगली क्या करना पड़ता है? टेढ़ा करना पड़ता है। अब आइए इसका जो तो तीसरा अर्थ है कि जिस तरह के कार्य का स्वभाव होगा उसी तरह के हमें उपकरण चाहिए। एक ये भी बात, मतलब प्रत्येक कार्य का स्वभाव क्या है? अलग अलग है। तो कार्य स्वभावानुरूप साधन का प्रयोग, अगर मान लीजिए कि किसी कार्य के हम स्वभाव नहीं समझे और हम उसमें साधन का प्रयोग कर देंगे तो हम हमेशा असफल रहेंगे। जिस तरह के कार्य का क्या होगा, स्वभाव होगा, उसी के अनुरूप हमें क्या करना होगा? साधन चाहिए, कार्य साधन चाहिए। अब यहाँ घी का जो स्वभाव है वो द्रव है और द्रव जो है वो कभी भी सीधी हाथों में टिक नहीं सकती। प्रवाह होना, बहना, फ्लो होना उसका स्वभाव है। इसीलिए हमें हाथ को टेढ़ा करना ही होगा, उंगली को टेढ़ा करना ही होगा। लेकिन अगर हम वहां पर हाथ सीधे रखें तो क्या हम सफल हो पाएंगे? यहां इसका एक सकारात्मक मैसेज ये भी है कि हमें अपने कार्य के अनुरूप अपनी योजना का निर्माण करना चाहिए। अभी बारिश का समय, हम जान रहे हैं कि बादल लगे, बारिश होगी। अब हमारी कार्य योजना होगी, ये हमारी नीतियां होगी कि हम अपने झोले में, बैग में, अपने असवाब में हम एक अपना बारिश प्रोटेक्शन इंस्ट्रूमेंट रखें। चाहे वो छाता हो सकता है, बरसाती हो सकता है, ये आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करेगी कि आप क्या रखते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो चाहिए। तो किसी भी कार्यों के प्रकृति को समझे बगैर कार्य करना उसमें असफलता होगी। इसीलिए यहाँ टेढ़े उंगली से घी निकलते हैं, इसका अर्थ यह है कि अगर आपका साधन कार्य के अनुरूप नहीं है तो आप सफल नहीं होंगे। एक सकारात्मक अर्थ लीजिए।
अब यहां पर एक तीसरा अर्थ हम निकालते हैं, वो ये जिसको हम लोग नकारात्मक भाव कहते हैं, कि प्रत्येक कार्य की कार्य विन्यास अलग अलग होता है, करताल होता है, प्रत्येक करताल में ही चीजें निकलती है। अगर हमें हारमोनियम से, बेंजो से, गिटार से अगर अच्छी धुन निकालनी है तो हमें अच्छी करताल चाहिए। यहां करताल का मतलब होगा कार्य संयोजन से। ठीक उसी तरह से अगर हम वो काम नहीं करते तो हम हमेशा यही करते हैं कि हम ठगे जाते हैं। ये भी तो हो सकता है कि आप सही कार्य नहीं कर रहे होंगे इसलिए आप ठगे जाते होंगे। तो इसका एक सामान्य अर्थ होता है, जनरली जो नकारात्मक रूप में लोग लेते हैं, कि अभी अच्छे लोगों की दुनिया नहीं है। इसमें एक तीसरा संदेश ये भी देता है, ये मुहावरा, इसका तीसरा अर्थ क्या हुआ, ये सारा आपको हम अर्थ पहले बता रहे हैं। अब जिस भाव में आप लिखना शुरू करेंगे उस भाव में होगा। हर चीज को देखने का दो रूप होता है, नकारात्मक और सकारात्मक, दूसरी तरफ से व्याख्या हो। इसका अर्थ एक ये भी होता है कि हमें अपने काम के लिए कार्य साधन के, नीति के 4 पहलू होते हैं। साम, दाम, दंड, भेद सभी का अनुसरण करना पड़ता है। इसीलिए हम यह भी कह सकते हैं कि बिना भय का प्रेम नहीं होता है। मतलब हमें कभी कभी अब पीरक, कूटनीति की आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए कि इस मुहावरे का अगर आप अंग्रेजी के एक मुहावरे के साथ अगर जोड़ करके देखें, आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि टिट फॉर टैट, और इसी को अगर हम उपनिषदीय भाषा में कहें तो ये हम कह सकते हैं कि सठे साठ्यम समाचरेत। सठे साठ्यम समाचरेत, सठ के साथ सठ ही बनना पड़ता है, जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना पड़ता है, क्या है कि नहीं। अगर आप, तो इसलिए अगर हम अंग्रेजी के मुहावरे के समतुल्य में अगर कोई मुहावरा तलाश करें तो क्या तलाश कर सकते हैं हम, टिट फॉर टैट, और अगर हम क्या ले लें, सामान्य भाषा ले लें, तो हम ले सकते हैं जैसे को सठे साठ्यम समाचरेत। अब आ जाइए, तो इतने सारे अर्थों में हमें इस निबंध को देखना है। पहला हम लोगों ने क्या लिया कि अपने कार्यों के निष्पादन के लिए हमें हमेशा क्या करना होता है, तो सही अर्थों में अपने नीतियों को, सिद्धांतों को प्रयोग करना होता है।
दूसरा, अपने कार्य निष्पादन में हमें हमेशा ही उंगली टेढ़ा करने का मतलब वैसे उपकरणों का प्रयोग करना चाहता है जिससे वो कार्य संपादित हो जाए। प्रत्येक कार्य का, प्रत्येक चीजों की अपनी एक स्वाभाविक अवस्था है और वो कार्य अपने उस स्वाभाविक अवस्था के अनुरूप ही निष्पादन होगा। प्रत्येक चीज अपने स्वाभाविक अवस्था के अनुरूप ही निष्पादन। लोमड़ी अगर थाली में पानी पीने के लिए अनुकूल है तो जो बगुला है वो बोतल में पानी के लिए, घड़ा में पानी पीने के लिए अनुकूल है। अगर बगुला को थाली में पानी पीने के लिए दे दिया जाए तो जैसी उसकी दुर्गति होगी वैसे ही लोमड़ी की दुर्गति होगी अगर उसे घड़ा में पानी दे दिया जाए, वो भी पतली घड़ा में, सुराही में दे दिया जाए। तो प्रत्येक कार्य के निष्पादन अपने एक स्वाभाविक उपकरणों से होती है, नहीं तो वो कार्य संपादित नहीं होती है। इसलिए आप उसको जिस रूप में कहें कि हाँ हमें उस कार्य के अनुरूप बनना पड़ता है, उसके अनुरूप हमें सारी चीजों का प्रयोग करना होता है, तो ये अवस्था है इन चीजों का। इतने सारे इसका मीनिंग होगा और इस अर्थ में से आप अब इस अर्थ का विन्यास हम लोग प्रारंभ करते हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ से हम लोग इस पर आ जाए, इसका सामान्य जो व्यवहार है उस पर। तो सामान्य व्यवहार में जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर आ जाए हम मुहावरे का हमारा जो विन्यास है, व्यवहार को देखते हैं। कोई दिक्कत? अब सामान्य विन्यास व्यवहार पर जब बात करेंगे तो इसका अर्थ है कि मुहावरा हमें संदेश क्या देता है, ये जीवन का हमें कौन सा संदेश देता है। ठीक है, तो ये हमें संदेश देता है कि हम कार्य करते समय अपने विवेक का प्रयोग करें। ठीक है, ये मुहावरा हमें दूसरा संदेश देता है कि सफलता सही कार्य योजना पर आधारित होती है। सरलता से किसी कार्य का सरलता से किसी कार्य का समापन नहीं होता।
सरलता से क्या नहीं होता ये। और अगर इसी का अगर एक दूसरा पहलू देखा जाए, दूसरे अर्थ में देखा जाए, एक संदेश है जिसमें कहा गया है, भगवान लोग मानते हैं कि शांति बगैर युद्ध से संभव नहीं। अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहिए। शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहिए। समझ में आ रही है बातें? तो इस तरह से अब हमें प्रारूप को आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पर चलते हैं आपकी भूमिका सेक्शन पर। हम लोग हमारा जो दूसरा से तीसरा सेक्शन है वो हमारा भूमिका है। अब भूमिका में जब हम लोग आएंगे, क्या दिक्कत है बताइए? शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहिए। नहीं, यहाँ शांति चाहते हैं युद्ध के लिए तैयार रहिए, इसका अर्थ यह हुआ कि ये जीवन जो है सो इतना सरल नहीं है जैसा आप सोचते हैं। इसलिए आप अपने आप को हमेशा तैयार रखिए कि हमारे साथ कुछ हो सकता है। आप हमेशा यही सोचते हैं, अच्छी सोचना अच्छी बातें हैं, लेकिन आप ये क्यों सोचते हैं कि हम कभी ऐसी चीजें नहीं होगी? ये संभव नहीं। हम बीमार नहीं हो, दैट इज माई प्रिपरेशन, ये हमारी तैयारी होगी। लेकिन हम बीमार होंगे ही नहीं, ये हमारी गलतफहमी होगी। क्या है कि नहीं? हम बीमार ना हो, ये हमारी तैयारी होगी। इसलिए योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, नेचुरल लाइफ जिएंगे, इससे हम बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन हम बीमार ही नहीं होंगे, ये तो गलतफहमियां हैं। इसलिए ये समझ लेना कि मेरे साथ धोखा नहीं हो सकता, ये गलत है। अगर राजा ये समझ ले, राज्य ये समझ ले कि धोखा नहीं होगा, ये संभव नहीं, ये होगा। अपना भी धोखा कर सकता है। क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसलिए 100% ये सोच लेना कि नहीं, ये संभव ही नहीं है कि कभी युद्ध हो, तो ये गलत है। क्योंकि मानव का अगर इतिहास है और द्वंद्व है, तो द्वंद्व प्रकृति का शाश्वत गुण है। द्वंद्व प्रकृति का शाश्वत गुण है। उस द्वंद्व से उबरना आवश्यक है, और द्वंद्व वहीं होता है जहां विविधता होती है। जो सोचेगा नहीं, उसके मन में क्या द्वंद्व आएगा? जो तैयारी ही नहीं करेगा, उसके मन में क्या द्वंद्व आएगा? लेकिन फिर भी द्वंद्व आएगा। द्वंद्व हमेशा होता है, वही द्वंद्व तो युद्ध है। इसको हम लोग मल्ल युद्ध करते हैं। तो युद्ध में क्या होता है? एक दो पार्टियां होती है, दो पहलवान आपस में लड़ते रहते हैं। तो हमारे मन में भी दो पहलवान आपस में लड़ते रहते हैं, हृदय में चिंतन करते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक दो पहलवान आपस में लड़ता है। एक का नाम है सकारात्मक, एक है नकारात्मक। एक का नाम है सफलता, दूसरे का नाम है विफलता।
एक का नाम है लाभ, एक का नाम है हानि, एक का नाम है जीत, एक का नाम है हार, एक का नाम है शुभ, एक का नाम है अशुभ। ये हमेशा लड़ता रहता है। बिल्ली रास्ता काट दी, अब दोनों लड़ रहा है। किसी आप असफल व्यक्ति से मिल लिए, अब सफलता और असफलता लड़ रही है। किसी सफल व्यक्ति से मिल लिए तो ऊपर उठ गए और हार हो गई। इसमें अब ये निर्भर करता है कि वो व्यक्ति इस अवस्था में अपने आप को संतुलन कैसे बनाकर रखता है। लेकिन ये कह देना कि मेरे मन में कोई द्वंद्व है ही नहीं, ये तो गलत है, हो ही नहीं सकता। अगर जीवन की लालसा है, जीवन गतिमान है, चल रहा है, तो द्वंद्व होगा ही। प्रत्येक कार्य में द्वंद्व होगा। तैयारी कर रहे हैं आप, लेकिन आप ये 100% द्वंद्व से मुक्त होंगे, ये संभव नहीं है। जिस दिन 100% मुक्त हो जाएंगे उस दिन 100% सफलता हो जाएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी फोकस्ड हो जाएगी, आप उसी कार्य पर फोकस्ड होंगे। लेकिन ऐसा नहीं, आप द्वंद्व में रहते हैं। सुबह उठते हैं उस समय के उत्साह में, और बीच में अगर कोई नकारात्मक व्यक्ति से मिल लिए तो उस समय के उत्साह में अंतर आ जाता है। इसलिए आप हमेशा ये चीज सोच कर चलिए कि हमको कोई अपने रास्ते से भटकाने वाला होगा जिससे हमें लड़ना होगा। क्या है कि नहीं? युद्ध कुछ भी नहीं, अपने आप को विषम परिस्थितियों से तैयार करने की एक तकनीक है युद्ध। विषम परिस्थिति, क्राइसिस से लड़ने की जो तरीका है वो चीजें हैं। तो इस तरह से यहां पर ये चीजें हैं। अब यहां पर अगर हम यहां पर कहेंगे युद्ध का सेंस सर, यहां पर युद्ध का सेंस है कि सबसे विभत्स अवस्था पर, किस अवस्था पर? सबसे विभत्स अवस्था पर। कैसे? तो अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि हमें घी निकालना आवश्यक ही है, आवश्यक ही, उंगली टेढ़ी भी किए तब भी नहीं निकला, तो बरनी को फोड़ना ही न पड़ेगा। घी बच जाएगी, बरनी टूट जाएगी, नई बरनी में आ जाएगी। क्या होगी कि नहीं होगी? तो आप उस अवस्था तक भी रहिए, तक तैयार हो करके कि हम बरनी तोड़ करके भी घी को निकाल लेंगे। आज देखेंगे कि संपूर्ण विश्व में भारत की डुगडुगी बज रही। क्यों? तो आज भारत इस स्थिति में है कि वो हर देश से अपना काम करवा सकता है। आज उसके निर्णय पर विश्व के किसी भी देश का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए कि भारत का ज्योग्राफी बदल गया? नहीं, इसलिए कि भारत वो उस शक्तिमान स्थिति पर पहुंचने की स्थिति में बनता जा रहा है जहां उसे अपने स्वतंत्र निर्णय लेने में किसी भी प्रकार का परहेज नहीं है। इसीलिए उसे डर नहीं है कि मैं अगर बरनी तोड़ दूंगा तो मेरा क्या होगा, क्योंकि उसके पास नई बरनी है जिसमें वो घी डाल सकता है। क्या है कि नहीं? इसीलिए आज उसकी अमेरिका ही जरूरत है, ऐसी बातें नहीं है। आज 360 डिग्री पर भारत सबकी जरूरत है और भारत सबका जरूरत है। जब हम ये चीजें स्थापित करते हैं तो हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये चीज आज आप देख लीजिए, आज से पहले हम लोग जब सीमा पार आतंकवादी घटनाएं घटित होती थी तो भारत की पॉलिसी वहां क्या था? डिफेंसिव पॉलिसी हुआ करता था। भारत जो है सो एक तरह से पाकिस्तान को लव लेटर लिखा करता था, उसकी आलोचना करता था,
ये घटना नहीं होनी चाहिए, प्रमाण देता था कि ये देखिए हमारे यहाँ हुआ है। मतलब हमारे यहाँ घटना भी घटा और हम प्रमाण भी दें कि भाई आपने किया। हम आग्रह करते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन अब हमने उनको कहा कि हम लव लेटर नहीं लिखेंगे, न ही हम कोई प्रूफ देंगे, हम डायरेक्ट एक्शन मोड में काम करेंगे। और हमने वहां सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए, जैसे को तैसा, है कि नहीं। पाकिस्तान हर मंच से भारत को न्यूक्लियर यूपॉन्स की क्या करता है, धमकियां देता है। आपने सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा कि जब भी कोई बात होता है तो पाकिस्तान कहता है कि हम परमाणु संपन्न देश हैं, हमारे पास परमाणु हथियार है। किसके लिए भाई, भारत के अलावा और किसके लिए। क्योंकि भारत कहता है कि मैं अपना परमाणु हथियार पहले प्रयोग नहीं करूंगा। भारत के जो एटॉमिक डॉक्ट्रिन है, उस पॉलिसी में भारत ये कहता है। लेकिन अब भारत क्या कहता है कि हमारा परमाणु विकल्प खुला हुआ है, अगर आपके पास परमाणु हथियार है तो मेरे पास भी है, हम भी पहले प्रयोग कर सकते हैं, आप टेंशन नहीं करिए। उस दिन से सुने हैं कि भारत, पाकिस्तान अब कह रहा है कि मेरे पास परमाणु हथियार है। इसका अर्थ क्या हो गया कि जो जिस स्वभाव के होते हैं उसको उसी स्वभाव में हमें उत्तर देना होता है। और प्रत्येक चीज की अपनी एक मूल्य होती है, जो उसको पहचानने वाला ही उसका मूल्य समझता है। जब तक हम उस चीज का वो परस्पर मूल्य नहीं लगाते, तब तक वो मूल्य अर्थहीन हो जाता है। इसीलिए ये मुहावरा हमें संदेश देता है कि हमें कार्य को करते वक्त इस पर ध्यान रखना चाहिए कि ये कार्य किस तरीके से निष्पादन होगा, और उस निष्पादन के लिए सभी परिस्थितियों पर तैयार रहना चाहिए। चलें, अब आ जाइए इसकी भूमिका पर। तो अब इसकी भूमिका जो होगा, उसमें पहली भूमिका हम लोग आ जाए तो हम मुहावरा के अर्थ से इसकी भूमिका तैयार कर सकते हैं। अर्थ आधारित भूमिका, व्यवहारिक भूमिका, किसी घटना आधारित भूमिका, और चौथा व्यक्तिगत जीवन में व्यक्तिगत घटना आप कठोर कठोरता का प्रयोग क्यों हो,
ऐसी भूमि। कई बार होता है व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसी बातें होती है कि जिसमें लोग क्या करते हैं कि ऐसे क्षण आता है जिसमें आपको अपने स्वभाव के प्रतिकूल काम करना पड़ता है अपने कार्यों के निष्पादन के लिए। तो वहां से भी इस भूमिका को हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। आगे चलें। सारे लोग लिख लिए हैं, आगे बढ़े। अब यहाँ दूसरा है, हमारा भूमिका प्रारूप तैयार है। हमारा भूमिका प्रारूप क्या है, तैयार है। अब हमें किस पक्ष को एक्सप्लेन करना है, व्याख्या पक्ष पर। तो अब अगर हम व्याख्या संरचना पर जब आएंगे तो व्याख्या संरचना में हमें अब क्या करना है, मुझे लगता है कि आप लोग अब निबंध लिखने में इतने सहज हो गए हैं क्योंकि मैं इतनी सहजता से बताने का प्रयास करता हूँ कि जिससे कि आपको स्वयं से लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो, आपके पास एक अप्रोच आ जाए। अब व्याख्या पक्ष में अब सवाल है, तो व्याख्या संरचना में आप बढ़ा सकते, क्योंकि आपकी भूमिका, आपकी जो ये दोनों को लिखते लिखते आप 250 से 300 को पार कर जाएंगे। अब बचा है आपके पास 600-700 के आसपास में रेंज लगभग, क्योंकि अभी जो आप प्रैक्टिस करेंगे निबंध का वो प्रैक्टिस करेंगे 1000 शब्द, क्योंकि जब 1000 वर्ड पर आप प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम में जाकर के वो निबंध आपका 600, 700, 500, 600, 700, 500 पर अच्छा होगा, कॉम्पैक्ट होगा। उसका प्रैक्टिस अभी हमें ज़्यादा पर करना है। अब इस पक्ष में अब यहाँ पर है कि हम इसकी व्याख्या पक्ष में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, और अन्य पक्ष को यहाँ शामिल कर। दूसरा जो इसमें वर्तमान पक्ष है ये भी हम इसमें डालने का प्रयास करें। चलें। अब आइए राजनीतिक पक्ष में जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो हमें अपने कार्यों के, अब आ जाए संबंध, कोई भी अगर समग्र रूप से हम देखें तो व्यक्ति के जीवन में जो जरूरत है वो यही जरूरत, ठीक है। और इसी के लिए व्यक्ति परस्पर आपस में क्या बनाते हैं, संबंध बनाते हैं। तो राजनीतिक स्तर पर किसी भी राज्य को अपने कार्य निष्पादन के लिए 3 नहीं बल्कि 4 सिद्धांतों का अनुसरण करना पड़ता है। इसमें नाम, दाम, दंड और भेद। यहाँ शाम का सामान्य अर्थ हम लगाते हैं कि हम सामान्य बातचीत, शाम का मतलब हम यहाँ
संवाद ले लेते हैं। किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? संवाद की, या डायरेक्ट मारपीट की। आपके यहाँ कोई घुसेगा और कहेगा कि पड़ोसी अगर घुसे, मान लेते हैं, और वो कहे कि हमें चाय पत्ती चाहिए, ठीक है, और एक आएगा कहेगा कि गेट खोलेगा, घुस जाएगा, क्या भाई तो चाय पत्ती लेना है। दोनों अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ शाम का मतलब हो गया सामान्य बातचीत, सामान्य चीजें अपने कार्य के लिए। क्योंकि इस निबंध का सामान्य जो संदेश है कि हमें अपने कार्य निष्पादन के लिए हर विधा की जरूरत पड़ती है। हमें हर तरह से अपने कार्यों को कराने के लिए तैयार रहना पड़ता है, और जब हम प्रत्येक कार्यों को सही तरीके से संपादित करते हैं तो हमें इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है कई बार। इसीलिए साम का मतलब है संवाद से, दाम का मतलब है उस कार्य के मूल्य से। और दंड का भेद है डर से, भय से, और भेद का मतलब है कि उसके निजी बातों को समझने से। मतलब यहाँ भेद का मतलब हो गया कि उन चीजों के निहित किससे, उन चीजों के निहित क्या, निहित कमजोरियों से। जैसे अगर घी है तो उसकी निहित कमजोरी क्या है, क्या है? घी है तो उसकी निहित कमजोरी है आग। उसकी निहित कमजोरी क्या है? जैसे ही वो आग के पास आएगा पिघल जाएगा, और उंगली भी टेढ़ी नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप निकल जाएगा। अगर घी के बर्तन को आप आग के समीप ले जाएंगे तो क्या अब आपको उंगली टेढ़ी करने की जरूरत है? नहीं। तो किसी प्रत्येक कार्य की निहित कमजोरियां होती है और अच्छाइयां होती है। प्रत्येक वस्तु की अपनी एक निहित कमजोरियां होती है, और उसी का नाम है भेद। उसको जान जाना, उसको समझ जाना, जिससे कि हम उसका क्या कर सकते हैं, ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं। हम समझते हैं कि घी को आग से डर लगता है, ये उसकी निहित कमजोरी है। कितना भी कठोर घी क्यों ना हो, जो उंगली के टेढ़े करने से भी ना निकले, तो क्या करेंगे? अब उसको आग के पास रखेंगे। जैसे ही आग के पास रखेंगे तो फिर उसकी क्या दशा होगी आप समझ सकते हैं। फिर हमें अपनी तमाम कौशल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है भेद। जो दंड से भी अधिक क्या होते हैं, प्रभावकारी होते हैं। आपको याद होगा, इतिहास के पन्ने से एक उदाहरण देकर आपको समझाऊं तो अपने जीते जी बिंबिसार वैशाली को नहीं जीत पाए, लेकिन अजात शत्रु वैशाली के निहित कमजोरियों का पता लगाने के लिए अपने महामंत्री वर्षकार को वर्षों वहां रखा, और उस निहित कमजोरियों को समझ करके ही आखिरकार अजात शत्रु ने वैशाली को मगध में मिला लिया। लोहा कठोर होता है, सबको अपने सामने झुका सकता है, लेकिन आग के सामने वो भी मोम हो जाता है, क्योंकि उसकी कमजोरी है आग। तो प्रत्येक चीज की अपनी एक स्वाभाविक दोष होता है। उस दोष को समझ लेना, उस दोष को जान लेना, उस दुर्गुण को समझ लेना, यह है भेद, जिससे काम का निष्पादन हो जाता है। इसलिए यहां पर ये चीज है। चलें आगे। अब यहां से जब हम लोग आएंगे तो राजनीतिक पक्ष की एक व्याख्या हो गई,
यहाँ इसको व्याख्या करते वक्त हम इतिहास से, ठीक है, इतिहास के ऐतिहासिक घटना से उदाहरण ले सकते हैं, डालकर वहां से अपने बातों को रख सकते हैं। वहां से अगर इसको नहीं रख सकते तो वर्तमान ही उदाहरण लेंगे, तो भारत और पाकिस्तान का ले लेंगे। अभी तक हम पाकिस्तान के साथ सीधी बात करना चाहते थे, चीन के साथ सीधी बातचीत करना चाहते थे, लेकिन आज अगर वो एक कदम टेढ़ा चल रहा है तो हम 5 कदम टेढ़े चल रहे हैं। क्या है कि नहीं? आज विश्व के तमाम ऐसे आतंकवादियों पर हमने नकेल कसने की तैयारी कर ली है अमेरिका के साथ, जिसके कारण पाकिस्तान और बीजिंग दोनों में ही मातम छाया हुआ है। तो यहाँ पर नीतियां हैं और इन सारे घटनाक्रम को वर्तमान उदाहरण, ऐतिहासिक उदाहरण, सामाजिक उदाहरण से हम इसको व्याख्या कर सकते हैं। चलें, अब आ जाइए, कहेंगे सर इसकी आर्थिक व्याख्या कैसे करेंगे? अब यहाँ पर प्रत्येक कार्य का एक आर्थिक पहलू है, प्रत्येक कार्य का इम्पैक्ट, कार्य का संबंध किससे है? अगर हम कार्य कारण का प्रभाव देखें तो कार्य का जो संबंध है वो आपको उत्पादन से है। अगर कार्य का निष्पादन अगर सही से होगा, उत्पादन क्या होगी, और उत्पादन अगर कम होगा तो क्या कम हुआ? जो उत्पादन कम हुआ, तो उत्पादन का कम होना कार्य का सही रूप में नहीं होना, और उत्पादन की बढ़ोतरी कार्य की वृद्धि, ये संबंध है। तो किसी भी कार्य की उत्पादकता किस पर निर्भर करती है? तो किसी भी कार्य की उत्पादकता कार्य नीति पर निर्भर करती है, और यही कार्य नीति आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। और इसी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए वर्तमान सरकार का उदाहरण ले लेंगे कि वैश्वीकरण के व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान दिया जा रहा है। कहेंगे सर ये कैसे? तो जैसे आप अभी तक देखिए, अभी तक जो वैश्वीकरण है वो कैसा है? तो विकसित और विकासशील। ये जो विकासशील देश है वो विकसित देश के पास कैसे खड़ा है? तो विकसित देश यहाँ पर है और विकासशील देश यहाँ पर है, और ये इसको यहाँ से क्या करता है? टपका रहा है। यही न है, ये है और ये है, ये। अब आप जाइए, वैश्वीकरण बराबरी की व्यापारिक नीति है। वैश्वीकरण क्या है? तो सामान्य व्यापारिक नीति है। इस सामान्य व्यापारिक नीति में, व्यापार में क्या कोई छोटा और बड़ा है? क्या किसी की आवश्यकता और जरूरत छोटी और बड़ी है? नहीं है, लेकिन हमने इसको बनाकर रखा है। भारत ने क्या किया कि अब इन सभी देशों को मिलाकर के ही अपनी आवश्यकता को फुलफिल पर बल दे दिया, जिसके कारण इन लोगों की मजबूरी हो गई कि इन देशों को महत्व देना।
अभी तक हम दूसरे अपनी विकास के लिए हम किधर देख रहे थे? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, विकसित देश के पास। भारत ने नेबर फर्स्ट, पड़ोसी फर्स्ट, रीजनल कॉपरेशन पर ध्यान दिया और वहां पर जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं उसके संगठनों को मजबूत करना प्रारंभ किया। जिस आवश्यकता के लिए हम यहां निर्भर कर रहे हैं उसी आवश्यकता को अगर इन सब मिल करके हम पूरा कर लें तो, और यही पूरा करने की भावना इन विकसित राष्ट्रों के लिए भारत की जरूरी समझ में आ गई कि भारत क्या है। नहीं समझे? तो इसका अर्थ क्या हो गया कि हम वैश्वीकरण का जो एक तरफा लाभ था उसको हम मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए हमने सभी विकासशील राष्ट्रों ने अपने आपस में जो अधिक से अधिक कॉपरेशन पर बल दे रहा है वो यही है कि अपने कार्यों के उत्पादनों को कैसे बढ़ाया जाए। एक व्याख्या होगी। दूसरी व्याख्या होगी कि मान लीजिए कि हमें किसी भी क्षेत्र का चाहे वो क्षेत्र कृषि हो, उद्योग हो, सेवा, इन सभी क्षेत्रों को अधिक योग्य बनाने के लिए क्या होगा? तार्किक और युक्त कार्य संरचना। तार्किक और युक्त कार्य संरचना के आधार पर ही हम इसको योग्य बना सकते हैं, अन्यथा क्या ये कभी योग्य बनेगा? नहीं बनेगा। और क्या उसका उचित मूल्य हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें सही काम के लिए अपनी नीतियां, अपनी उंगली हमें क्या करना होता है? टेढ़ा करना होता है। हमें नियम को, चीजों को बदलना होता है जिससे हम उसको योग्य बनाते हैं। अब आ जाइए इसका सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष में जब हम लोग आएंगे तो सामाजिक पक्ष का मूल आधार होता है व्यक्ति। व्यक्ति साध्य और साधन दोनों है। सबसे बड़ी बात, व्यक्ति जो है साध्य, साधन और साध्य दोनों है। तो व्यक्ति के द्वारा ही व्यक्ति को व्यवस्थित किया जा सकता है। व्यक्ति के द्वारा ही व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? व्यवस्थित किया जा सकता है। और व्यक्ति को व्यवस्थित करने के लिए हमें शासन, प्रशासन, कौशल, नैतिकता, सामान्य विन्यास की आवश्यकता होती है। क्या होती है कि नहीं होती? तभी तो यह कहा जाता है कि राज्य को हमेशा ही अपना डंडा निकाल कर रखना चाहिए। क्यों?
तो व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति आलसी होता है, अकर्मण्य होता है, कार्य नहीं करना चाहता है। लेकिन इन सब को उत्पादक बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें उसे व्यवस्थित करना होता है। सोना तब तक मूल्यवान नहीं होता जब तक वो भट्ठी में तपता नहीं और उसे पीटा नहीं जाता। प्रत्येक चीजों को आकार देने के लिए उसे हमें कठोर माध्यमों से गुजारना पड़ता है। ठीक उसी तरह से समाज को भी सही आकार, सही दिशा, सही चिंतन, सही रूप, सही प्रेरणा, सही अनुनय, विनय, अनुशासन, डिसिप्लिन में लाने के लिए हमें उस तरह की व्यवस्थाओं का निरूपण करना होता है और उसी निरूपण से समाज योग्य बनता है। आज यही कारण है कि हमने अपनी शिक्षा नीति, भाषा नीति, विन्यास नीति, कौशल नीति सब को बदल करके हम व्यक्ति को मूल्यवान बनाना चाह रहे हैं, जिससे कि हम अधिक से अधिक लाभ को अर्जित कर सकें। शासन की जरूरत इसीलिए होती है क्योंकि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति शासन के महत्व नहीं जानते। अगर प्रत्येक व्यक्ति शासन के महत्व जानेंगे तो हमें प्रशासन की आवश्यकता ही नहीं होगी, हमें शासन की आवश्यकता ही नहीं होगी। जिसको गांधी नैतिक अराजकतावाद कहते हैं, उसका अर्थ यही है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने स्वयं के नैतिक गुणों से अगर संचालित होगा और प्रत्येक व्यक्ति अगर एक दूसरे के अधिकारों का अगर सम्मान करेगा तो वहां पर कोई किसी के अधिकार का हनन नहीं करेगा। और जब कोई किसी के अधिकार का हनन नहीं करेगा तो स्वाभाविक रूप में वहां पर प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के अधिकारों का सम्मान करते हुए एक योग्य समाज का निर्माण करेगा। चलें, इस तरह से हम इसका व्याख्या पक्ष, व्याख्या संरचना। अब यहां से जब हम लोग आएंगे तो हमारा दूसरा है कि लोक जीवन में इन संदेश का क्या महत्व है, ये हमें क्या सिखाता है। तो ये हमने आपको व्याख्या किया है कि ये हमें क्या सिखाता है, इसका क्या महत्व है। तो यहाँ पर आप इसके महत्व के संदर्भ में जब आप लिखेंगे, क्योंकि ये देश काल परिस्थिति से क्या है, ऊपर है। ऐसा नहीं कि सीधी उंगली से घी या टेढ़े उंगली से घी केवल इंडिया में ही निकाले जाएंगे, तिगड़ी उंगली से घी जहां जहां घी होगा वहां वहां निकाले जाएंगे। अर्थात मानव का समाज जहां जहां होगा वहां इसकी जरूरत होगी। प्रत्येक कार्य को कराने के लिए अपनी एक कार्य विन्यास की जरूरत होती है, जिसके आधार पर वो कार्य संपादित होता है। जब हम इसके महत्व में हम यहाँ लिखेंगे तो सबसे पहला कि यह व्यवस्थित सामाजिक विन्यास को बल देता है या बढ़ाता है। इससे न्याय की स्थापना होती है। यहाँ न्याय की स्थापना का मतलब होगा दंड। जिस राज्य में दंड ही ना हो वहां न्याय की स्थापना होगी? नहीं होगी। दंड से ही न्याय की स्थापना होती है। जब राज्य को सही और गलत कहने और गलत करने वाले को दंड और सही करने वाले को पुरस्कार न मिले तो वहां राज्य सही नहीं होता है। इसीलिए परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यही दंड नीति का मूल आधार होता है। याद रखिएगा, दंड नीति का जो मूल आधार है वो क्या है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो यहाँ पर ये इन्हीं का जो है सो न्याय की स्थापना करता है। सामाजिक मूल्य बने रहते हैं।
विविधता की स्थापना होती है। जीवन या प्रकृति में प्रत्येक चीज उपयोगी है, बशर्ते उसके उपयोग का हमारे पास व्यवस्थित साधन हो। ठीक है, इस तरह से हम इस निबंध के सभी प्रारूप आपके सामने रखे हैं। मुझे लगता है कि आप इसे लिख सकते हैं सहजता से। बाकी मैं तो हूँ, कोई दिक्कत? बशर्ते कि उपयोग का पर्याप्त नीतियां या तरीका हो।